हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ओम्स लॉ का भी वीडियो लेक्चर आपको शेयर कर चुका हूं। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ओम्स लॉ को स्टडी कर लिए होंगे, आप वीडियो लेक्चर देख लिए होंगे। ठीक है, और आप उसकी पीडीएफ को जो मैंने शेयर किया था वो भी पढ़ लिया होगा। ओम्स लॉ में हमने देखा था कि उसका स्टेटमेंट क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। उसी के साथ में जैसे कि हमने देखा था वहाँ पर किस प्रकार से उसका सर्किट डायग्राम होता है, किस प्रकार से उसका ओम्स ट्रायंगल होता है, ओम्स लॉ ट्रायंगल होता है, और उसका कर्व को भी हमने देखा था कि किस प्रकार से वोल्टेज और करंट के बीच में यदि हम ग्राफ को ड्रा करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे रेजिस्टेंस लॉ, प्रतिरोध का नियम। तो प्रतिरोध के नियम में क्या होता है कि जो प्रतिरोध का नियम है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसकी प्रतिरोध का नियम जैसे कि ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रतिरोध का नियम 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो 3 फैक्टर्स आपको नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे ये 3 फैक्टर्स पे, जैसे जो हमारा किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, उसके विशिष्ट प्रतिरोध पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके रजिस्टिविटी पे, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो हमारे किसी भी चालक का प्रतिरोध, उसके सबसे पहला देखेंगे उसकी लंबाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, लंबाई पे डिपेंड करता है, चालक की लंबाई पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ से देखेंगे बेटा कि किस प्रकार से वो चालक की लंबाई पे निर्भर करता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जैसे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, और वो इस प्रकार से इनके बीच का इस तरह से कुछ रिलेशन होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये हमेशा R इज़ प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये होता है, R इज़ प्रोपोर्शनल टू L का मतलब ये होता है कि यदि हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, यदि हम लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। तो इस प्रकार रिलेशन आपको दिखाया गया है, R इज़ प्रोपोर्शनल टू L। यदि रेजिस्टेंस का मान इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारे रेजिस्टेंस का मान भी इंक्रीज होगा। यदि लेंथ का मान डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस का मान भी डिक्रीज होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का मान भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू L से ये पता चलता है कि यदि हम रेजिस्टेंस का मान को इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस का मान भी इंक्रीज होता है। यदि हम चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, यदि हम चालक की लंबाई को घटाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी घट जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। यदि हम उसके लिए रिलेशन देखेंगे तो हमें पता है जैसे कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो चालक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे ये समझ में आता है कि यदि हम एरिया को बढ़ाएंगे तो हमारे जो चालक का रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, जो हमारे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। यदि हम किसी भी कंडक्टर के एरिया को यदि घटाते हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाते हैं, उसका डायमीटर को घटाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि यदि हम मोटा कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे, कोई भी जो कंडक्टर हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, यदि हम मोटे साइज़ का कंडक्टर को इस्तेमाल करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। यदि हम पतले कंडक्टर का कम साइज़ के कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो यदि हमको अच्छा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना होता है, अच्छा कंडक्टर प्राप्त करना होता है, तो हम एक मोटे कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि हमेशा जो चालक का प्रतिरोध होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसके बाद में जो चालक का प्रतिरोध है वो तीसरे फैक्टर चालक के विशिष्ट प्रतिरोध पे निर्भर करता है। ठीक है, यदि चालक जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 3rd नंबर, तो ये जो इसका स्पेसिफिक रजिस्टिविटी होती है उस पर डिपेंड करता है। यदि रजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की अधिक होगी तो रेजिस्टेंस भी उसका अधिक होगा, यदि रजिस्टिविटी का मान कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर
ये चालक के विशिष्ट प्रतिरोध पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग कंडक्टर्स का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है वेयर आर इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन ओम। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आर, ये आर जो है ये रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, और इसको हम ओम में मापते हैं। फिर इसके बाद में एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर का लंबाई होता है जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं। फिर इसके बाद में हम ए की बात करें तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जो मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमको रेजिस्टेंस लॉ के अंतर्गत देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और चालक के विशिष्ट प्रतिरोध पे। तो इन चीज़ों को आपको, तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है, और यही रेजिस्टेंस लॉ होता है। इस प्रकार से हमको एक फाइनल फार्मूला मिल जाता है, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। इस प्रकार से हमको एक फाइनल फार्मूला मिल गया है जिससे हम अलग अलग कंडक्टर्स का, अलग अलग साइज कंडक्टर का, अलग अलग लेंथ के कंडक्टर का, अलग अलग प्रकार के विशिष्ट प्रतिरोध वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला जैसे कि वहाँ पर ऊपर लिखा है, ये मैं एक बार यहाँ पर लिख के आपको बताते हैं, रो इंटू एल अपॉन ए। तो इस तरह से इस फार्मूले के माध्यम से आप आसानी से किसी भी साइज़ के, किसी भी लेंथ के, किसी भी विशिष्ट प्रतिरोध वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।